नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 32वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। रचनात्मक आकलन को अंग्रेजी में फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, जो कि एक सतत और व्यापक मूल्यांकन का पार्ट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि बच्चा कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसका आकलन करना, यानी एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से बच्चे को आ रही समस्याओं को जानने के लिए जो आकलन किया जाता है उसे हम लोग रचनात्मक आकलन कहते हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना। तो ये विकल्प निगेटिव है। जब भी बच्चे कोई त्रुटि करते हैं तो उसे तुरंत सुधारना हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, और अगर आप तुरंत त्रुटि को सुधार देंगे तो होगा ये कि अभी भी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। जैसे कि आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों की कॉपी में देखते होंगे कि जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर बच्चा कुछ गलती लिखा है तो वहां पर सर्किल कर करके और ऊपर उसका सही लिख देते हैं। क्या इससे बच्चे को फीडबैक मिला? नहीं मिला कि आखिर ये गलती क्यों था। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे एज ए टीचर कि बच्चा ये गलती क्यों कर रहा था, क्या उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है, और अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद गलती को उसके फीडबैक में ला करके सुधारने की आवश्यकता होती है। तुरंत सुधारना, कहीं ना कहीं बच्चे इस प्रकार की गलतियों को भविष्य में भी दोहराने की संभावना रखेंगे, इस वजह से तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जो शिक्षण संस्थान है वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल परीक्षा पर केंद्रित रहती हैं कि हम केवल टेस्ट लेंगे, परीक्षा लेंगे, इस टाइप से चीजें। जबकि रचनात्मक आकलन क्या कहता है कि रचनात्मक आकलन पेपर पेंसिल के माध्यम से केवल नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, मौखिक परीक्षा के माध्यम से, विभिन्न तरीकों के माध्यम से, यानी बच्चा जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी गतिविधि का एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाता है रचनात्मक आकलन को, यानी कि गतिविधि के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन करना। ये बहुत ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, उसमें अप्लाई नहीं किए जाते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका सत्र के अंत में जो परीक्षा होता है या फिर पेपर पेंसिल परीक्षा होता है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थी के कौशल का मूल्यांकन करना। सत्र की अवधि विशेष यानी कि सत्र के अंत में एक तरीके से जो फाइनल परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, उसकी बात की जा रही है। तो वो रचनात्मक आकलन नहीं होता है, बल्कि वो योगात्मक आकलन होता है, जिसे अंग्रेजी में समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये समेटिव असेसमेंट से जुड़ा हुआ है। प्रश्न हमसे फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित। शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित का मतलब क्या हो गया कि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेज लिए हुआ है। कोई बच्चा सुन नहीं सकता, कोई बच्चा देख नहीं सकता, कोई बच्चा मुख बधिर है, तो कोई बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता स्वलीनता की वजह से, यानी प्रत्येक बच्चा अलग अलग चीजों से जूझ रहा है। तो यहां पर शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित का मतलब क्या हुआ कि बच्चे का आकलन जिसमें वो कंफर्टेबल हो उसी के माध्यम से किया जाए। जैसे मान लीजिए, अगर आप मौखिक तरीके से आकलन करना चाहते हैं तो क्या जो श्रवण बाधित बालक है, जो सुन नहीं सकता, क्या वो आपके प्रश्नों को सुनकर के जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए एप्रोप्रिएट मेथड ये होगा कि बच्चे को लिख करके उसका मूल्यांकन कराया जाए। लेकिन अगर आप दृष्टिबाधित बालक का लिख करके पेपर पेंसिल के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं तो क्या वो कंफर्टेबल है? नहीं है, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता, तो वो प्रश्न पत्र देख करके उत्तर कैसे लिखेगा? यानी उसके लिए मौखिक परीक्षा वहां पर एप्रोप्रिएट होगा। यही बोला गया है कि शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित, यानी शिक्षार्थी जिसमें भी कंफर्टेबल होगा उसी के माध्यम से उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी, स्वतंत्र लेखन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जब बच्चा अपने मौलिक विचारों को, यानी खुद का जो बच्चे का खुद का जो विचार है उसको लिख करके अगर अभिव्यक्त करता है तो इसे ही हम लोग स्वतंत्र लेखन कहते हैं। ठीक है, और इसका लाभ क्या होता है? तो इसका लाभ ये होता है कि बच्चे को क्रिएटिव बनने का मौका मिलता है। क्यों क्रिएटिव बन रहा है? क्योंकि वह अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस कर पा रहा है। मौलिकता की बात आ रही है, और मौलिक जहां पर होगा वहां पर रचनात्मकता आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है या पूर्णता सही होना चाहिए। तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि इसका मुख्य लाभ क्या है। तो ये इसका लाभ नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए,
अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। स्वतंत्र लेखन का मतलब होता है अपने विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करना। वहां पर लैंग्वेज की बात ही नहीं आती है कि फर्स्ट लैंग्वेज में लिखना है या फिर टारगेट लैंग्वेज में लिखना है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, चाहे वो किसी भी भाषा की बात करे। यहां पर एक तरीके से बाउंड कर दिया गया कि प्रथम भाषा का ही प्रयोग करने की बात की जा रही है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो स्वतंत्र लेखन है उसमें मौलिकता की बात आती है, मौलिक अभिव्यक्ति की बात आती है, भाषा की बात ही नहीं आती है। ठीक है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, लिखने या ना लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। तो अब स्वतंत्र लेखन का मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे नहीं लिखना चाहते हैं तो उसको स्वतंत्रता दे दीजिए कि ठीक है आप मत लिखो। स्वतंत्र लेखन का मतलब ये होता है कि बच्चे अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, ना कि उनको लिखने से स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। अब जाहिर सी बात है, बच्चा जब अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त कर रहा है यानी कि क्रिएटिव है, इसी को तो रचनात्मकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिला करके ध्वनियां निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा, दा। तो विभिन्न प्रकार के वर्णों को मिला करके वो छोटे छोटे शब्दों को बोलना कब शुरू कर देते हैं? तो ये बबलाने की अवस्था होती है। बबलाने की अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय के क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो बच्चे को जब भी भाषा सिखाया जाता है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है तो उसकी कमजोरियों को, उसकी कमियों को जानने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कि एक चैप्टर या फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से बच्चे को कहीं समस्या तो नहीं आ रही है। इस समस्या को जानने के लिए, यानी इस कमजोरी को जानने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिससे हिंदी में निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? प्रथम भाषा के अर्जन यानी फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग की बात की जा रही है कि उसको किस प्रकार से बच्चे एक्वायर करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण कारक क्या है? देखिए, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षक, जब आप अपनी पहली भाषा यानी मातृभाषा जब सीखे थे तो क्या आपको कोई किसी टीचर ने आपको पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, विद्यालय की बात की जा रही है। क्या आप विद्यालय जाकर के अपनी प्रथम भाषा को अर्जित किए थे? नहीं किए थे, विकल्प निगेटिव हो गया। पहचान और प्रोत्साहन, क्या आपको आपके माता पिता या फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा टॉफी, चॉकलेट या फिर इस प्रकार का कोई मोटिवेशन दिया जाता था कि बच्चे भाषा को बोलो, भाषा को बोलो? नहीं, कोई भी मोटिवेशन नहीं दिया जाता था। हमारी खुद की ये जरूरत थी कि हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहते थे। इस वजह से हमारे आसपास जो भाषा बोली जा रही थी, हम लोग उसी का अनुकरण करते करते उस भाषा को बोलना सीख गए, यानी कि उसी भाषा में अंतःक्रिया करने लग गए। यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अवसरों की प्रकृति, कि हमारे आसपास जितने लोग हैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जितना ज्यादा हम लोगों ने सुना उतना ही अच्छे तरीके से अर्जित किया। यानी कि हमें अवसर मिला सुनने का, और सुन करके हूबहू हमने उनका अनुकरण शुरू किया, और अनुकरण करते करते हमने उस भाषा को एक्वायर कर लिया, यानी अर्जित कर लिया। तो अवसरों की प्रकृति यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। यहां पर क्या कहा जा रहा है? शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, मुख्य रूप से किस पर फोकस करना चाहिए, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, जब बच्चे सीख रहे होते हैं उसी के दौरान उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए प्राथमिक विद्यालय में। और ये जरूरी नहीं है कि पेपर पेंसिल के माध्यम से हो। बच्चा जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी के दौरान मूल्यांकन होना चाहिए, नहीं ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, या फिर बच्चे के सहपाठी से पूछ करके कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या फिर नहीं, या फिर किसी भी माध्यम से। जरूरी नहीं है कि केवल लिखित परीक्षा ही हो। इस वजह से जो भी लिखित परीक्षा की बात करेगा वो संकुचित हो जाता है। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी तो बच्चे का आकलन हो सकता है, अन्य भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि औपचारिक तरीके से जो परीक्षा होती है वो पेपर पेंसिल परीक्षा को कहा जाता है। ठीक है, और अनौपचारिक तरीके से परीक्षण की जब बात आती है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हो सकता है, खेल कूद के माध्यम से हो सकता है, मौखिक परीक्षा के माध्यम से हो सकता है। तो ये सभी चीजें अलग अलग तरीके हैं, और जब भी औपचारिक परीक्षा की बात कही जाएगी तो वो हमेशा पेपर पेंसिल के तौर पर देखा जाता है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना। अवधि के अंत यानी कि वार्षिक परीक्षा की बात की जा रही है, जिसे हम लोग समेटिव असेसमेंट या फिर योगात्मक आकलन कहते हैं। तो
एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों जो होते हैं वो योगात्मक आकलन को थोड़ा सा निगेटिव मानते हैं। उनका यह कहना है कि रचनात्मक आकलन करना चाहिए योगात्मक आकलन की जगह से, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है और सतत और व्यापक मूल्यांकन का ही पार्ट है रचनात्मक आकलन, यानी बच्चा जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी दौरान यहां पर आकलन होना चाहिए। यहां पर सत्र के अंत की बात कर रहा था, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी देखिए उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करने की केवल बात की जा रही थी, उत्तर निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य और गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। तो केवल होमवर्क और क्लास वर्क देने की बात की जा रही है, बच्चे को कुछ नया सिखाया ही नहीं जा रहा है या फिर बच्चे को एक तरीके से गतिविधि करा ही नहीं जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना। अब मान लीजिए बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया या फिर कोई चैप्टर पढ़ाया गया, तो उस कॉन्सेप्ट में बच्चे का निष्पादन यानी उसकी आउटपुट क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उस परफॉर्मेंस को जानने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया गया। अलग अलग तरीकों का मतलब क्या हो गया कि जरूरी नहीं है कि पेपर पेंसिल परीक्षा के माध्यम से हम लोग बच्चे का आकलन कर रहे हैं। हो सकता है कि बच्चा कुछ कविता सुना रहा है तो कविता सुनाते हुए ही उसका हम लोग आकलन कर ले। हो सकता है बच्चा कोई खेलकूद की गतिविधि कर रहा है तो उसी दौरान हम लोग शारीरिक विकास बच्चे में कैसा हो रहा है इसका आकलन कर ले। हो सकता है कि बच्चा कोई भी एक तरीके से कॉन्सेप्ट को बता रहा है तो उस दौरान हम लोग कॉन्सेप्ट मैपिंग बच्चा कर पा रहा है या नहीं इसके बारे में आकलन कर ले। यानी ये जरूरी नहीं है कि केवल लिखित परीक्षा ही हो, अलग अलग तरीकों की बात की जा रही है और जितना ज़्यादा अलग अलग तरीकों से बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा उसका मूल्यांकन उतना ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और वैसे भी आप ये समझ लीजिए कि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं। समावेशी कक्षा में एक स्टैंडर्ड आकलन के माध्यम से सभी बच्चों का आकलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। कोई बच्चा सुन नहीं सकता, कोई बच्चा देख नहीं सकता, तो जो बच्चा नहीं सुन सकता आप उसका मौखिक परीक्षा नहीं ले सकते हैं, जो बच्चा देख नहीं सकता आप उसका लिखित परीक्षा नहीं ले सकते हैं। यानी अलग अलग तरीकों को अपनाना ही होगा, ये हमारी मजबूरी है एज ए टीचर, क्योंकि समावेशी कक्षा है। इस वजह से अलग अलग तरीकों की बात कर रहा था। विकल्प नंबर 3 ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है, किसमें सहायता करता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एनसीएफ 2005 इसे बहुभाषिकता के तौर पर देखता है। बहुभाषिकता दो तरीके की बहुभाषिकता होती है। एक होती है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, जिसका मतलब एनसीएफ ने यह डिफाइन किया है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करेंगे और उसके बाद से विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं के बारे में सीखेंगे। और अगर केवल बहुभाषिकता की बात की जाए, इसका मतलब यह है कि वो कक्षा ऐसी है जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे एक संसाधन के तौर पर देखा गया। और बच्चे अगर एक या एक से ज़्यादा भाषाओं को सीख करके पहले से ही विद्यालय में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये संसाधन है, पॉजिटिव है, जो कि बच्चे को अन्य लैंग्वेज सीखने में मदद करेगा और साथ ही साथ अन्य जो विषय हैं उसको भी सीखने में मदद करेगा। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उनकी भाषाओं की लिपि सीखने में, यह विकल्प निगेटिव है। जो भी विकल्प नंबर केवल प्राप्त करने की बात करे वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? देखिए, शिक्षा का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो कुछ भी हम विद्यालय में औपचारिक तरीके से सीख रहे हैं उसका अपने दैनिक जीवन में उतार पाएं, उन मूल्यों को उतार पाएं। केवल अधिक नंबर ला करके केवल रिजल्ट में हमारे 99% रहे और हम वो मूल्य नहीं जानते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते रहे, तो फिर 99% लेने का फायदा क्या हुआ? शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य यही है कि हमारे व्यवहार में इस प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाए कि हम समाज में रहने लायक बने। केवल नंबर पा करके नंबर के लिए केवल पढ़ना ये निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने और संवेदनशील होने में, ना जुड़ना, अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने की बात की जा रही है, जो कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सीधे तौर पर विरोध है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की संरचनावाद से जुड़े हुए थे और कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि संरचनावाद का अपोज करेगा वो विकल्प हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी संरचनावाद का ही समर्थन करती है। और अगर बच्चे एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, ग्रुप में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सीख ही नहीं पा रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, राष्ट्र के रीति रिवाजों और अन्य संस्कृतियों को समझने में, तो भाषा एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि केवल भाषा के माध्यम से हम लोग दूसरी संस्कृतियों के बारे में समझ सकते हैं या फिर राष्ट्र के रीति रिवाज को समझ सकते हैं, अन्य भी इसके माध्यम हो सकते हैं, तो केवल यही एक माध्यम नहीं है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों को आसानी से सीखने में, यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि
अब बच्चे की कॉपी में जो त्रुटियां हैं उसको देख करके टीचर ने क्या महसूस किया, यानी पॉजिटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है त्रुटियों के बारे में क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। विकल्प गलत हो गया। अगर बच्चे त्रुटि कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि कम से कम बच्चे ने प्रयास तो किया। अब प्रयास के माध्यम से बच्चा त्रुटि कर रहा है फिर भी उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से अधिगम हो रहा है। बच्चे त्रुटियों के माध्यम से भी सीखते हैं, ये कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया था। और जैसे कि आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए आपने पिछली बार भी सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, आप पिछली बार असफल हो गए, ये आपकी त्रुटि के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन कम से कम आपको ये तो ज्ञात होता है कि कम से कम हमने पिछली बार ये गलती दोहराई थी और इस बार वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगा जिसकी वजह से मैं पिछली बार असफल हो गया था। आपने पिछली बार भी प्रयास किया, आपके व्यवहार की वजह से, आपके व्यवहार में, आपके प्रयास की वजह से आपके व्यवहार में ये परिवर्तन हुआ कि इन गलतियों की वजह से मेरा सीटेट रुक गया था या फिर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो इस बार ये गलती मैं नहीं दोहराऊंगा और इस वजह से मैं सीटेट क्वालिफाई कर लूंगा। यानी कि कम से कम आपको ये एहसास हुआ कि किन गलतियों की वजह से आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, यही तो है, आपके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ एटलीस्ट। और हमारे प्रयास के माध्यम से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी ही तो अधिगम बोलते हैं। यानी बच्चे त्रुटियों के माध्यम से भी सीखते हैं। और ये विकल्प क्या कह रहा था कि बच्चे लापरवाह हैं, बिल्कुल निगेटिव है। कोई भी एक ऐसा विकल्प जो कि बच्चे को लापरवाह कम आंके वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चे त्रुटियां करते हैं और दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रही है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। जो भी विकल्प दंड की बात करें हमेशा गलत होता है। चौथा देखिए, एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। त्रुटियों को इग्नोर करने की बात की जा रही है, तो इससे बच्चे गलत अवधारणा या फिर मिसकॉन्सेप्शन अपने मन में बैठाते जाएंगे, तो यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम का संकेतक है। वही मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था कि बच्चे अगर प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है त्रुटि करेंगे ही करेंगे, और त्रुटि भी कहीं ना कहीं सीखने का संकेतक होता है। त्रुटियों के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। तो प्रश्न हमसे ले वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है, और ले वाइगोत्स्की के अनुसार ये कंडीशन हमें दिया गया कि सामाजिक रूप से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके बातचीत करके ही सीखते हैं, तो वो वाला विकल्प हमारा सही उत्तर होगा जिसमें बच्चों को समूहों में बातचीत करने यानी इंटरेक्शन करने, कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठे। यहां पर देखिए, अकेले बैठेगा तो दूसरे से बातचीत कर ही नहीं पाएगा, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने, यहां पर भी इंटरेक्शन से बचने की बात की जा रही है, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग, दंड हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, जोड़े और समूह में कार्य करने के लिए योजनाएं बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब समूह में कार्य करते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखते हैं। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं, बहुभाषिकता के इस संदर्भ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं, बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। बहुभाषिकता का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है और प्रत्येक बच्चे के मातृभाषा को सम्मान की नज़र से देखना और प्रत्येक बच्चे को अपनी मदर टंग में भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर देना, ये होता है बहुभाषिकता। ठीक है, यानी अलग अलग बच्चे हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अलग अलग मातृभाषा है और सबको उनकी मातृभाषा का प्रयोग करने देना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज का प्रयोग करने देना अपनी, जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हैं, इसे ही बोला जाता है बहुभाषिकता। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए, यहां पर इग्नोर करने की बात की जा रही है, बच्चे के मदर टंग को इग्नोर करने की बात की जा रही है, विकल्प पहले ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए ना कि विद्यालय में, तो यह भी विकल्प निगेटिव है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाने की बात कर रहा था और यह विकल्प निगेटिव हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तीसरा देखिए, भारत में एकल भाषी विद्यालय होनी चाहिए और विद्यार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी विद्यालय में जहां पर हिंदी बोली जाती है, अगर कोई साउथ का बच्चा आ गया और वो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई एक बोला है, तो आप उसको उसकी भाषा के आधार पर एडमिशन लेने से मना थोड़ी कर सकते हैं। और यह विकल्प कह रहा था कि प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए, यानी भाषा की प्राथमिकता के अनुसार, यानी अगर वो बच्चा हिंदी नहीं बोल पा रहा है तो उसको एडमिशन नहीं देना चाहिए, वो सेंस कहा जा रहा है, तो विकल्प पहले ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए,
शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा यानी कि मातृभाषा की बात की जा रही है में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें और उनके विचारों को सम्मान दें। अब बच्चे को जितना ज़्यादा आप उनकी मदर टंग में बोलने का एक्सप्रेस करने का मौका देंगे, बच्चा उतना ही कंफर्टेबली चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएगा। ये विकल्प कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और सभी बच्चे इससे कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि वो अपनी मदर टंग का प्रयोग कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।